स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। तो हम लोग इतिहास के चैप्टर वाइज प्राचीन इतिहास कंप्लीट करते जा रहे हैं, है ना। तो जिसमें हम लोगों का लगभग प्राचीन इतिहास आपका खत्म होने वाला है। हम लोग गुप्त काल का थ्योरी पढ़ चुके हैं और गुप्त काल का आज क्या लगाएंगे, एमसीक्यू। और इसके बाद हम लोग गुप्त उत्तर काल का हम लोग थ्योरी पढ़ लेंगे, फिर उसका एमसीक्यू लग जाएगा। ठीक, फिर आपका क्या हो जाएगा, प्राचीन इतिहास पूरा कंप्लीट हो जाएगा। पर हम लोग का जैसे कुछ कुछ चीज छूटा हुआ था, जैसे कि भागवत संप्रदाय के बारे में हम लोग को थोड़ा सा पढ़ना था, है ना। क्योंकि एक हम लोग देखे थे जिसमें क्या बोलते हैं आपका इंडो बैक्ट्रियन शासक वाला जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे, उसमें हम लोग देखे थे कि जो आपका तक्षशिला के यूनानी शासक होते हैं, उसका जो दूत होता है जो मगध साम्राज्य में होता है ना, हेरोडियस ऐसे कुछ नाम था उसका, हेलोडियस या हेरोडियस करके, है ना। तो वो क्या करता है, भागवत धर्म को अपनाता है और बेस नगर में गरुड़ स्तंभ को क्या करता है, स्थापित करता है। ठीक, जो किससे संबंधित है, वसुदेव से संबंधित है। ऐसा करके हम लोग उसके बारे में पढ़े हैं। तो भागवत संप्रदाय का पढ़ लेंगे। वैसे आजीवक संप्रदाय के कौन थे, है ना, मौखली पुत्र थे, है ना। इन सब चीजों के बारे में क्या है, एक बार हम लोग को चर्चा करने की आवश्यकता है। और हम लोग क्या करेंगे, जो धार्मिक आंदोलन हुए थे जिसके बाद से जैन धर्म बौद्ध धर्म आया था करके भी डिस्कस किए थे हम लोग। तो एक बार धार्मिक आंदोलन करके, धार्मिक आंदोलन का थोड़ा सा थ्योरी और उसके साथ एमसीक्यू लगा के एक रिविजन पोर्शन भी हम लोग क्या कर लेंगे, रेडी कर लेंगे। ठीक, आपका पूरा फिर आपका जो प्राचीन इतिहास है पूरा कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं मिडिवल का स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो आज हम लोग गुप्त साम्राज्य का एमसीक्यू लगाएंगे। तो इसका एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि गुप्त साम्राज्य का थ्योरी में कैसे, शॉर्ट रिवाइज। ठीक, तो देखिए, गुप्त साम्राज्य जो आपका वंश है उसके संस्थापक कौन होंगे, श्रीगुप्त होंगे। कौन, श्रीगुप्त। तो नाम के आगे किसी के भी श्री लगाते हैं तो श्रीगुप्त। ठीक, उसके बाद कौन आता है, चंद्रगुप्त प्रथम आता है। ठीक, चंद्रगुप्त प्रथम के समय का बस एक चीज याद रखिएगा कि यहाँ पे गुप्त संवत जारी होता है कब, आपका 320 ईसा पूर्व, है ना, 1920 ऐसा लिया जाता है, 320 ईसा पूर्व। तो इसी के अकॉर्डिंग, संवत के अकॉर्डिंग हम लोग देखे थे शक संवत किसमें था, आपका कुषाण वंश में, है ना। इंडो ग्रीक बैक्ट्रियाई वाला पढ़ रहे थे, उसमें कुषाण वंश पढ़े थे, जिसमें मेन शासक कौन था, आपका कनिष्क, है ना। तो उसी कुषाण वंश में आपका शक संवत स्टार्ट हुआ था। कब हुआ था, 78 ईस्वी, है ना। और एक विक्रम संवत, है ना, एक विक्रत संवत भी था 58 ईसा पूर्व। और एक कली संवत था आपका 3102 ईसा पूर्व। कली संवत क्या है, आपका कलयुग के प्रारंभ का है वो। और कब, जब श्री कृष्ण जी अपना देह त्याग किए थे, युधिष्ठिर के द्वारा उसको क्या किया गया है, लाया गया है। ठीक, अब देखिए जब हम लोग आगे गुप्त उत्तर काल पढ़ेंगे तो उसमें हर्षवर्धन आएगा। तो जो हर्षवर्धन है वो भी हर्ष संवत जारी करेगा, तो उसको भी हम लोग आगे देखेंगे। ठीक, उसके बाद अब चर्चा करते हैं जो चंद्रगुप्त प्रथम आया, है ना, वो अपना गुप्त संवत लेके आया 320 ईसा पूर्व, ऐसा लगाना उसको। ठीक, उसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम के बाद कौन आ जाएगा, आपका चंद्रगुप्त प्रथम के बाद क्या आ जाएगा, देखिए पहला आया श्रीगुप्त, फिर आएगा चंद्रगुप्त प्रथम आएगा, फिर उसके बाद समुद्रगुप्त आएगा। ठीक, तो समुद्रगुप्त के बारे में हम लोग छत्तीसगढ़ जो सामान्य अध्ययन पढ़ते हैं उसमें भी हम लोगों को क्या है, देखने को मिलता है कि जो समुद्रगुप्त है जब दक्षिणापथ विजय अभियान के लिए निकलता है तो छत्तीसगढ़ के कहा, कौशल के राजा महेंद्र और दक्षिण के व्याघ्रराज जो राजा होता है महाकांतर के, है ना, महाकांतर जो बस्तर वाला आपका है, दक्षिण वाला साइड, उसको क्या बोला जाता था, महाकांतर बोला जाता था। तो वहां के व्याघ्रराज को क्या कराता है, हराता है। ठीक, ठीक, इन बातों को भी याद रखना है। और इसका मतलब इन चीजों का उल्लेख कहाँ पे है, तो प्रयाग प्रशस्ति में इसका उल्लेख मिलता है, जिसको इलाहाबाद प्रशस्ति भी बोला जाता है। और किनके द्वारा रचित है, हरिशेन द्वारा रचित है। ठीक, समुद्रगुप्त के बारे में 2-3 बातें याद रखिएगा। समुद्रगुप्त था वो कवि था, उसको कविराज की उपाधि प्राप्त थी। क्यों, क्योंकि वो संगीत के बारे में बहुत अच्छे से जानता था, है ना, संगीत बहुत अच्छे से आता था उसको, प्लस कवि भी था वो, और उसको वीणा बजाना बहुत पसंद था। ठीक, वीणा वादक भी था। ठीक, इन बातों को भी समुद्रगुप्त का आप लोग को याद रखना है। ठीक, और उसके बाद समुद्रगुप्त के बाद हम लोग किसका पढ़ेंगे, चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, चंद्रगुप्त द्वितीय को ही विक्रमादित्य बोला जाता है। ठीक, और चंद्रगुप्त द्वितीय ही है वो क्या करता है, अपने भाई रामसेन की हत्या करके और शक शासक की मृत्यु करके क्या बोलते हैं, रामगुप्त की पत्नी जो ध्रुव देवी होती है उससे क्या करता है, विवाह करता है। इन बातों को याद रखिएगा। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जिसको मैंने थ्योरी क्लास में नहीं बताया था, उस चीज को भी याद रखिएगा।
आपका जो आपका जो ये चंद्रगुप्त द्वितीय है ना, जिसको विक्रमादित्य बोला जाता है, उसकी पुत्री होती है प्रभावती। तो प्रभावती का विवाह किसके साथ होता है? जो वाकटक वंश होते हैं, छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन में वाकटक वंश देखने को मिलता है, पढ़ने को मिलता है। तो वहां के जो रुद्रसेन द्वितीय होते हैं उसके साथ प्रभावती का क्या होता है? विवाह होता है, और उनका पुत्र होता है, प्रभावती और रुद्रसेन द्वितीय का पुत्र क्या होता है? प्रवरसेन द्वितीय, है ना। तो इन चीजों को भी आप लोगों को याद रखना है। क्यों? यहां से चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य जो है, उनके 9 रत्न है। 9 रत्न हम लोग पढ़े थे, कौन कौन पढ़े थे? कालिदास, वराहमिहिर, वाट भट्ट, है ना, वाट भट्ट, और क्या देखे थे? अमर सिंह देखे थे, है ना, और आपका क्या देखे थे? शंकु, ठीक, छपन्नक, ये सारे, जैसे छपन्नक क्या थे? ज्योतिषी थे। शंकु कौन थे? वास्तुशास्त्र थे, वास्तुकारक, है ना। और वराहमिहिर कौन थे? खगोल शास्त्री थे, गणितज्ञ थे, है ना, खगोल शास्त्री थे, जो आपके ये क्या बोलते हैं, वराहमिहिर। और आपका क्या बोलते हैं, कालिदास थे, वो रचनाकार थे। आपका अमर सिंह संस्कृत कोशागार और कवि थे, ठीक। और चिकित्सक में कौन था? चिकित्सक में नाम बताइए, कौन थे चिकित्सक में? गुप्त साम्राज्य के जो चिकित्सक थे उनका नाम क्या था? धन्वंतरी। क्या नाम था? धन्वंतरी, ठीक। इन बातों को भी आप लोगों को याद रखना है ना। तो ये जो चंद्रगुप्त द्वितीय जो होते हैं, विक्रमादित्य, जब रुद्रसेन की हत्या हो जाती है, उनकी जो बेटी होती है प्रभावती, उनके पति की जब हत्या हो जाती है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय प्रवरसेन को, मतलब प्रवरसेन क्या होता है? छोटा होता है, थोड़ा उद्बृज बालक होता है, तो उसको समझाने के लिए किनको भेजते हैं? कालिदास को। तो कालिदास जी जाते हैं यहाँ, है ना, ऐसा मतलब कहानी है, एक जनश्रुति है, उसको मैं आपको बता रही हूँ। फिर वो कहाँ? सरगुजा साइड से जाते हैं। तो सरगुजा के जो रामगढ़ की पहाड़ी है ना, रामगढ़ की पहाड़ी है, वहां पर बैठकर वो क्या करते हैं? मेघदूत की रचना करते हैं, ठीक, मेघदूत की रचना करते हैं। और वहीं पे जो सीता बैंगरा है ना, वो सबसे प्राचीनतम नाट्यशाला मानी जाती है, ठीक, सबसे प्राचीनतम नाट्यशाला मानी जाती है। तो इन तथ्यों को भी आप लोगों को क्या रखना है? याद रखना है, ठीक। उसके बाद आपका क्या आ जाएगा? हम लोग विक्रम क्या क्या पढ़ ले? श्रीगुप्त पढ़े, चंद्रगुप्त प्रथम पढ़े, समुद्र पढ़े, समुद्रगुप्त। उसके बाद किसके बारे में पढ़े हम लोग? चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य के बारे में पढ़े, ठीक। अब आपको याद रखना था सांस्कृतिक विरासत, कि गुप्त साम्राज्य को ही भारत का स्वर्ण युग काल कहा जाता है, ठीक। सांस्कृतिक युग, सांस्कृतिक वाला जब पढ़ोगे इसके बारे में, तो भारत का स्वर्णिम काल कहा जाता है, स्वर्ण युग कहा जाता है, ठीक, क्योंकि यहीं पे ही मंदिरों का निर्माण आपका, है ना। और सर्वाधिक आपके सोने के सिक्के चलेंगे। सोने के सिक्कों को क्या बोलेंगे? दिनार बोलेंगे। चांदी के सिक्कों को रूपक बोलेंगे, ठीक। तो इन सब चीजों को भी आप लोग को यहाँ पे पूरा देखने को, जानने को मिल जाएगा गुप्त साम्राज्य के बारे में, ठीक। तो इन सबको याद रखिएगा। भागवत धर्म का चलन सबसे ज्यादा वो प्रेरित किए गुप्त साम्राज्य वाले ही किए। तो इन तथ्यों को भी आप लोग लाइन से याद रखते जाइएगा, ठीक। और एक चीज और याद रखिएगा कि इसी में ही जो आर्यभट्ट होते हैं, आर्यभट्ट होते हैं, वो नवरत्नों में शामिल नहीं होते हैं, पर आर्यभट्ट क्या होते हैं? आपके गणितज्ञ होते हैं, है ना। आर्यभट्ट क्या होते हैं? गणितज्ञ होते हैं, खगोलविद होते हैं। वही वराहमिहिर क्या होते हैं? ज्योतिष और खगोल शास्त्री। और जो आपके ब्रह्मगुप्त का एक चीज याद रखिएगा, जो ब्रह्मगुप्त होता है वो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया था। वो न्यूटन के से पहले ही बता दिए थे कि कोई भी चीज नीचे पृथ्वी पर गिरेगी, गुरुत्व के कारण गिरेंगी, ठीक। इन चीजों को याद रखिएगा। और पाई का मान कौन दिए थे? 3.14 आपके आर्यभट्ट दिए थे। और आर्यभट्ट ही क्या बोलते हैं, जो चंद्र ग्रहण होता है, सूर्य ग्रहण होता है, उसके बारे में भी बताए थे, ठीक। इन चीजों को याद रखिएगा। और शून्य की खोज कौन किए हैं? ये अनिश्चित है, पर शून्य को संख्या के रूप में मानने वाले सर्वप्रथम व्यक्ति कौन थे? आपके ब्रह्मगुप्त थे। और शून्य और इन्फिनिटिव में, शून्य और आपका जो है इन्फिनिटिव, है ना, अनंत, उनके बीच में संबंध कौन प्रतिपादित किए हैं? आपके भास्कराचार्य, ठीक, भास्कराचार्य। तो इन बातों को भी आप लोग को क्या रखना है? याद यहाँ पे रखना पड़ेगा, ठीक। और देखिए एक चीज और याद रखिएगा कि चीनी यात्री फाहयान 405 ईस्वी में यहाँ आता है, ठीक, 405 ईस्वी में आता है। इन बातों को भी याद रखिएगा। ओ जो क्या बोलते हैं, मैंने जो गुप्त संवत करके बताया 320 ईस्वी, 320 ईस्वी, है ना। फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जो गुप्त संवत है उसको 320 ईस्वी लेना। शक संवत है 78 ईस्वी आएगा। विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व आएगा। और आपका कली संवत है 3102 करके है, वो भी ईसा पूर्व आएगा, ठीक। ईस्वी वाले कौन है? आपके शक संवत, कुषाण वंश, जिसको हमारी भारत सरकार अपनाई हुई है, उसी को ही हम लोग लेके चलते हैं अभी, है ना, शक संवत को। और आपका ये लोग गुप्त संवत लेके आए 320 ईस्वी में। इन बातों को भी याद रखिएगा, ठीक। इन बातों को भी क्या रखना है? आप लोग को याद रखना है।
तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं, और जो थ्योरी पोर्शन में अगर कुछ एक दो पॉइंट छूट जाएगा उसको हम लोग एमसीक्यू करेंगे, तो उसमें तो देख ही लेंगे। ठीक, अब तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गुप्त काल, ठीक, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो कौन था? नाम के आगे श्री लगाते तो श्रीगुप्त है ना, ऐसे करके लिंक करके पढ़े थे हम लोग। गुप्त किसके सामंत हैं? तो चलिए बताइए, गुप्त किनके सामंत रहे होंगे? मौर्यों के, कुषाणों के या सातवाहन के? किसके होंगे ये लोग? गुप्त जो सामंत होंगे वो किनको किनके होंगे? कुषाण के होंगे। ठीक, मौर्य तो बहुत आगे थे, कुषाणों के थे। गुप्त किसके सामंत थे? कुषाणों के थे। ठीक, उसके बाद देखिए सातवाहन वंश का भी चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए मौर्य वंश में तो हम लोग देख लिए थे, किनको किनको देखे थे, चलिए मेरे साथ बोलिए। चंद्रगुप्त मौर्य क्या करता है? स्थापित करता है। ठीक, चंद्रगुप्त का बेटा बिंदुसार, बिंदुसार का बेटा अशोक, अशोक के भी दो पुत्र, कौन पुत्री पुत्रियां कौन? महेंद्र और संघमित्रा, है ना। दोनों कहाँ चले जाते हैं? श्रीलंका, प्रचार प्रसार के लिए बौद्ध धर्म के। फिर अंतिम शासक कौन आता है? वृहदत्त आता है। ठीक, और एक चीज और याद रखिएगा कि आपका जो ये होता है अशोक, वो आजीविकों के लिए बराबर, मतलब जो पहाड़ होते बराबर कड़ाकर आजीविकों को मतलब रहने के लिए देता है। और नागार्जुन, नागार्जुनी गुफाएं है ना, वो आजीविकों को कौन भेंट करता है? दशरथ। ठीक, इन बातों को याद रखिएगा। वृहदत्त आता है ना, अंतिम शासक मौर्य का। ठीक, जिसकी हत्या कौन करता है? पुष्यमित्र शुंग, और शुंग वंश की स्थापना करता है। ठीक, कुषाण में हम लोग देखे थे सबसे इंपॉर्टेंट शासक कौन था आपका? कौन था आपका? कनिष्क था। ठीक, और एक चीज और याद रखने के लिए मैंने बोला था वही कुषाण वाले में कि कु से कुषाण और कु से कुजुल कडफिस, कु से कुषाण, कु से कुजल, कुजुल कडफिस करके ना, जो क्या था? इसका संस्थापक था। ठीक, सातवाहन वंश का क्या देखे थे हम लोग? जो सिमुख होता है आपका, वो सातवाहन वंश का क्या होता है? संस्थापक। और यहीं पे गौतमी पुत्र सतकर्णी जो होता है आपका सातवाहन वंश का, वो सबसे क्या होता है? इंपॉर्टेंट शासक होता है। ठीक, वो क्या करता है? वर्ण व्यवस्था को फिर से लाता है, इसीलिए वर्ण व्यवस्था को अच्छे से फिर से लाता है, प्रतिपादित करता है, इसलिए उसे क्या बोला जाता है? ब्राह्मण बोला जाता है। किसको? गौतमीपुत्र सतकर्णी को। ठीक, इन बातों को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अब देखिए उसके बाद थर्ड क्वेश्चन, गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधीराज की उपाधि धारण की है करके बोल रहा है आपका। ठीक, तो महाराज धीराज की उपाधि कौन धारण किया है आपका? चंद्रगुप्त प्रथम ने धारण किया है। ठीक, यही क्या लेके आए थे आपका? गुप्त संवत लेके आए थे। ठीक, अब देखिए उसके बाद समुद्रगुप्त जो है उसको क्या बोला जाएगा? कविराज। ठीक, समुद्रगुप्त क्या बोला जाएगा? कविराज बोला जाएगा। ठीक, उसके बाद देखिए प्रयाग, यहाँ पे बोल रहा है सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है आपको? सुमेलित करना है। तो देखिए प्रयाग इलाहाबाद प्रशस्ति, तो वही इसमें क्या का उल्लेख है? समुद्रगुप्त क्या करता है? जो विजय पथ के लिए निकलता है आपका, तो 5 तरीकों के विजय पथ देखे थे। 5 तरीकों के विजय पथ क्या क्या देखे थे? आर्यव्रत देखे थे, आर्यव्रत है ना, और आठविक करके जो वनों और जंगलों में करते हैं उनको देखे थे हम लोग। दक्षिणा पथ विजय देखे थे, विदेशी शासकों के विजय के लिए, है ना, विदेशी अभियान देखे थे, और सीमांत अभियान देखे थे। ठीक, इस तरीके से 5 देखे थे हम लोग। तो इसका उल्लेख किसमें है आपका? प्रयाग प्रशस्ति, इसी को इलाहाबाद प्रशस्ति बोला जाता है। कौन लिखे? हरिशेन लिखे हैं। ठीक, इन बातों को याद रखिएगा। किसके बारे में? समुद्रगुप्त के बारे में। ठीक, विजय पथ के बारे में। अब यहाँ पे नया चीज मिल जाएगा आप लोगों को। इसमें क्या नया चीज मिल जाएगा? बिलसड़ स्तंभ लेख किसका है? कुमारगुप्त का। भीतरी स्कंद, देखिए जो कंद होता है, कंद होता है वो भीतर में उगता है ना, भीतरी, तो भीतरी कंद, तो स्कंद, स्कंद गुप्त। ठीक, उसके बाद मंद सौर लेख। ठीक, अब देखिए यहाँ पे जो लोग मंद व्यक्ति होते हैं उनका जो बुद्धि होता है थोड़ा कम काम करता है ना, मंद बंद, मंद बंद, ऐसे टाइप का करके इसको रिलेट कर लीजिएगा यहाँ पे। ठीक, मंदसौर लेख किसका? बंधुवर्मन का। और भीतरी स्तंभ लेख स्कंद गुप्त का। ठीक, कांदा कहाँ उगता है? अंदर में उगता है, कंद, कंद जो भी होते हैं। ठीक, इस तरीके से याद कीजिएगा। ठीक, बिलसड़ का ऐसी याद कर लीजिएगा कि कुमारगुप्त का है। कुमारगुप्त के बारे में एक चीज याद रखिएगा, ये वही कुमारगुप्त है जिसके शासन काल में प्रथम क्या होता है? हुड़ों का आक्रमण होता है। ठीक, जिसका दमन कौन करेगा? स्कंद गुप्त करता है। ठीक, जिसका दमन कौन करेगा? आपका स्कंद गुप्त करेगा। ठीक, इन चीजों को भी याद रखिएगा। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। अब देखिए 5वां, गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में से ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल वैज्ञानिक और गणितज्ञ था? ठीक, खगोल वैज्ञानिक और गणितज्ञ था, तो कौन था आपका? आर्यभट्ट। कौन हो जाएगा इसका राइट आंसर? आपका आर्यभट्ट हो जाएगा। ठीक, आर्यभट्ट हो जाएगा। खगोल वैज्ञानिक और गणितज्ञ कौन हो जाएगा? आर्यभट्ट। और ब्रह्मगुप्त कौन था आपका? जो कि क्या किया था? गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। न्यूटन के पहले से ही बता दिया था कि
जो भी चीज गिरेंगी पृथ्वी पर वो गुरुत्व के कारण गिरेंगी। और बाणभट्ट कौन था? बाणभट्ट कवि था, इसकी भी बहुत सारी रचनाएं अभी देखने को मिलेंगी आपको, अभी एमसीक्यू करते जाएंगे तो ठीक। और भानुगुप्त कौन था? भानुगुप्त का एरण अभिलेख, जिसमें कि प्रथम सती प्रथा मतलब सती होती है करके उसमें उल्लेखित है, तो भानु का एरण अभिलेख, ठीक। इसको आप लोग छत्तीसगढ़ के सामान्य अध्ययन में भी पढ़ते हो। गुप्त शासकों की सरकारी दरबारी भाषा थी, तो गुप्त शासकों की सरकारी दरबारी भाषा, इसमें हम लोग को क्या देखने को मिलता है? संस्कृत। क्या देखने को मिलता है? संस्कृत, ठीक। और एक चीज और याद रखिएगा, यहीं पे ही जब नाटक किया जाता है, नाटक का मंचन, तो उसमें महिलाएं और शूद्र क्या करते हैं? संस्कृत का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक। संस्कृत का प्रयोग क्या करते हैं? वो लोग नहीं करते हैं, ठीक। बाकी अन्य पात्र लोग संस्कृत का प्रयोग करते हैं। इस बात को भी हम लोग कल थ्योरी वाले पोर्शन में भी देखे थे, ठीक। इस वाले पोर्शन को हम लोग क्या देखे थे? थ्योरी पोर्शन में भी देखे थे। उसके बाद चलिए आगे चलते हैं। इतिहास वी ए स्मिथ ने किस विजय से प्रभावित होकर, किस विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा है? तो कौन है? आप लोग इसका भी राइट आंसर बता सकते हो। किसके बारे में बोल रहे हैं? समुद्रगुप्त के बारे में बोल रहे हैं, ठीक। जो नेपोलियन है ना, फ्रांस के सम्राट भी बने थे नेपोलियन। जो नेपोलियन है ना, जिनसे तुलना कर रहे हैं, फ्रांस के सम्राट भी बने थे नेपोलियन, ठीक। उसके बारे में बोल रहे हैं कि समुद्रगुप्त को उनसे क्या उनका उपमा दे रहे हैं, उपमान दे रहे हैं, ठीक। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को, क्योंकि दक्षिणापथ विजय मतलब जो 5 तरीकों का जो अभियान अभी जस्ट चर्चा किए हैं, आठवीं हो गया प्रांत है ना आपका, आठवीं हो गया, विदेशी वाला हो गया, दक्षिण वाला हो गया, दक्षिणापथ वाला हो गया, विजयी अभियान आपका सीमांत वाला हो गया ना, ठीक। इन सब को, और समुद्रगुप्त के बारे में ऐसा कहा जाता है, ये एक बार जैसे विजय पथ अभियान के लिए निकला, फिर वापस अपने घर का शकल नहीं देखा, ऐसे करके भी जनश्रुति है, ठीक। स्कंदगुप्त क्या है? हुणों का ये क्या करेगा? दमन करेगा, ठीक। और हुण कहाँ, हुण जो होते हैं, हुण वो लोग कहाँ होते हैं? चीन के मंगोल जाति के होते हैं, तो ये भी पूछा जाता है, इन बातों को भी याद रखिएगा। समुद्रगुप्त को एक और चीज बोला जाता है कविराज, और ब्रह्मगुप्त का तो देख ही लिए हम लोग कि गुरुत्वाकर्षण का क्या दिया था, आपका नियम दिया था। ब्रह्मगुप्त जो था गुरुत्वाकर्षण का क्या दिया था? नियम दिया था। और ब्रह्मगुप्त ही शून्य के रूप में संख्या के मतलब शून्य को प्रथम बार संख्या के रूप में स्वीकार करने वाला प्रथम क्या था? गणितज्ञ था। इस तरीके, इसको भी याद रखिएगा। उसके बाद देखिए, गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? तो स्कंदगुप्त था जो रोका है, और किसके समय काल में हुआ है पूछा जाएगा, तो कुमारगुप्त के काल में हुआ था, ठीक। और एक चीज और याद रखिएगा, गुप्त साम्राज्य का पतन भी किस कारण हुआ है? कि बार बार यहाँ पर क्या हुआ है? हुणों का आक्रमण बार बार हुआ है, इस कारण भी क्षति पहुंचा है इस साम्राज्य को, ठीक। अब देखिए, गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था, ठीक। किस लिए प्रसिद्ध था? कला एवं स्थापत्य के लिए, साम्राज्यवाद के लिए, राजस्व एवं भूमि कर के लिए, या साहित्यिक कार्यों के संरक्षण के लिए? तो किस लिए फेमस था ये? कला एवं स्थापत्य के लिए। और क्यों कला एवं स्थापत्य के लिए? क्योंकि इन्हीं के काल में कला और स्थापत्य पूरा मतलब बहुत अच्छे तरीके से विस्तार हुआ, प्रचार हुआ, प्रसार हुआ। इसीलिए गुप्त साम्राज्य को ही भारत का स्वर्णिम काल कहा जाता है, क्योंकि कला और स्थापत्य का बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार हुआ है, ठीक। ए ऑप्शन लगा लीजिएगा। अजंता कलाकृतियों किससे संबंधित है, ठीक। अजंता में जो भी कलाकृतियां देखने को मिलती है तो वो किससे संबंधित है बोल रहा है, ठीक। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? गुप्त काल से, ठीक। कल ही देखे थे अजंता जो महाराष्ट्र में है, एलोरा के बारे में भी हम लोग चर्चा किए थे, ठीक। वहीं हम लोग जैन वाला भी पढ़े थे, तो वहां भी देखे थे एलोरा का जो इंद्र सभा जो है ना, वो भी फेमस है। ये सारी चीजें का भी थ्योरी क्लास में भी हम लोग डिस्कस किए थे, ठीक। तो क्या लगाओगे? अजंता कलाकृतियां किससे संबंधित है? गुप्त काल से संबंधित है, ठीक। कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास किसके राज कवि थे? तो देखिए, कालिदास के बारे में हम लोग अभी चर्चा किए कि 9 रत्नों में शामिल थे। तो किनके 9 रत्नों में शामिल थे? ये चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक। चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको विक्रमादित्य भी बोला जाता था, उनके 9 रत्नों में शामिल थे, ठीक। 9 रत्नों में शामिल थे कौन? कालिदास आपके शामिल थे, ठीक। इन बातों को भी आप लोग याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं आगे। अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो अजंता में जो चित्रकारी मिलती है आपकी बौद्ध धर्म से संबंधित मिलती है, ठीक। अजंता में जो चित्रकारी मिलेंगी वो बौद्ध धर्म से रिलेटेड मिलेंगी। बी ऑप्शन राइट में लगाइएगा, ठीक। उसके बाद बोल रहा है उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ वह था। उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ
वो कौन सा था? तो क्या था आपका? नालंदा। ठीक, क्या था आपका? नालंदा। इन बातों को भी याद रखिएगा। और एक चीज और याद रखिएगा, यही नालंदा में कुमारगुप्त के समय काल में ही 5वीं सदी में ये बनने के लिए प्रारंभ होता है। ठीक, जो आपका नालंदा है कुमारगुप्त के शासन काल में 5वीं सदी में बनने के लिए क्या होता है? तैयार होता है। ठीक, और देखिए यहाँ पे जो आपका तक्षशिला भी है, ये भी एक तरीके से पढ़ने वाला ही स्थल है ना। अभी आगे इसका क्वेश्चन बनेगा, देख लेंगे। एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो किससे है? भानुगुप्त से है। ठीक, तो इसी में प्रथम क्या है? सती प्रथा का उल्लेख भी इसी में मिलता है आपका भानुगुप्त के एरन अभिलेख से। तो 14 का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका? डी ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, फाहयान किसके शासन काल में भारत आया है करके दिया हुआ है। ठीक, फाहयान किसके शासन काल में भारत आया हुआ था और कब आया हुआ था? 405 ईस्वी में आया था। ठीक, तो इसका राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त द्वितीय। और चंद्रगुप्त द्वितीय को ही क्या बोला जाता था? विक्रमादित्य। ठीक, कब आया था? और 405 ईस्वी में। 405 ईस्वी में। वैसे ही हम लोग वेहनसांग के बारे में, हेनसांग के बारे में पढ़ेंगे, तो हर्षवर्धन का जो काल पढ़ेंगे गुप्त उत्तर काल, तो उसमें देखने को मिल जाएगा कि वो भी चीनी यात्री होता है जो कि यहाँ पे बौद्ध धर्म के क्या करने के लिए? अध्ययन करने के लिए आता है। वैसे ही फाहयान भी यहाँ अध्ययन करने के लिए आता है। और एक पॉइंट और याद रखना है आप लोगों को फाहयान के बारे में। फाहयान एक चीज बताता है कि यहाँ पर नगर के बाहर में जो बसे हुए लोग रहते थे उसको क्या बोला जाता था? चंडाल बोला जाता था। और वो लोग जब नगर में प्रवेश करते थे तो टीन बजाकर अपने आने की सूचना देते थे कि हम लोग आ रहे हैं। तो इन पॉइंट को भी आप लोग, एक्स्ट्रा पॉइंट है, नोट कर लीजिएगा। ठीक, उसके बाद देखिए अगला, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग है, गोल्डन एज है, तो कौन सा है? गुप्त काल है आपका। ठीक, गुप्त काल है। क्यों? क्योंकि यहीं पे ही आपका क्या है? कला का बहुत विकास हुआ है। ठीक, कला एवं स्थापत्य का क्या हुआ है? बहुत विकास हुआ है। उसके बाद देखिए अगला, फाहयान कहाँ का निवासी था? ठीक, कहाँ का निवासी था? तो चीन का था। वैसे ही हेनसांग के बारे में भी क्वेश्चंस बनेंगे आपके, जब हर्षवर्धन वाला पढ़ेंगे गुप्तोत्तर काल, तो वहां भी वो भी चीन यात्री होता है। ठीक, अब देखिए उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, सेतु बंध का रचनाकार प्रवरसेन द्वितीय किस वंश का शासक था? तो देखिए इसी के बारे में अभी हम लोग जब क्लास स्टार्ट कर रहे थे तो चर्चा किए थे कि चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसका नाम क्या है? विक्रमादित्य, उसकी उनकी पुत्री होती है कौन? प्रभावती। तो उनका विवाह किनके साथ होता है? वाकटक वंश के रुद्रसेन द्वितीय के साथ, जिनका बेटा कौन होता है? प्रवरसेन द्वितीय, है ना। तो ये वही प्रवरसेन है, किस वंश का शासक हो जाएगा? वाकाटक वंश का शासक हो जाएगा। ठीक, अब चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया है? तो इसके बारे में भी चर्चा किए हैं। तो कौन था वो? समुद्रगुप्त था। ठीक, समुद्रगुप्त था। ये महान कवि था। ठीक, महान कवि था, संगीतकार था, है ना, इसलिए इनको कविराज बोला जाता है। और इनको ये वीणा भी बजाते थे। ठीक, वीणा भी बजाते थे। इन बातों को भी याद रखिएगा। ठीक, उसके बाद अगला है, स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में सक्रोपम कहा गया है? ठीक, स्कंदगुप्त को किस अभिलेख में सक्रोपम कहा गया है? तो सक्रोपम का मतलब क्या होता है? शक्तिशाली व पराक्रमी, है ना, शक्तिशाली व पराक्रमी होने के कारण इंद्र के समान, ठीक, इंद्र के समान माना जाता है, इसी को क्या बोलते हैं? सक्रोपम, है ना, शक्तिशाली था। यही स्कंदगुप्त जो था वो हुणों का क्या किया था? दमन किया था, है ना, हुणों का आक्रमण होने से रोका था। और किसके समय काल में हुआ था हुणों का आक्रमण बोला जाएगा? तो कुमारगुप्त। ठीक, तो सक्रोपम मतलब शक्तिशाली शासक, शक्तिशाली व पराक्रमी होने के कारण इंद्र के समान होना, सक्रोपम के मतलब, ठीक, होता है। तो हम लोग इसी के बारे में अभी पढ़े थे जस्ट ऊपर में, स्कंदगुप्त के बारे में। यहाँ पे तो एक कहोम स्तंभ लेख में लिखा हुआ है ये चीज, स्कंदगुप्त का सक्रोपम अगर आएगा, है ना, सक्रोपम के बारे में देखिए, शक्तिशाली पराक्रमी इंद्र के समान, ठीक, किसमें? कहोम स्तंभ लेख में। और एक और स्कंदगुप्त का अभी हम लोग जब सही जोड़ी बना रहे थे, है ना, सुमेलित कीजिए, उसमें कैसे करके याद किए थे? स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभ लेख, है ना, स्कंदगुप्त का देखे थे ना हम लोग, भीतरी स्तंभ लेख कि जो आपका कंद होता है वो भीतर में उगता है, तो भीतरी स्तंभ लेख भी है स्कंदगुप्त का। और कहोम स्तंभ लेख भी है, जिसमें क्या कहा गया है? कहोम स्तंभ लेख में क्या कहा गया है कि स्कंदगुप्त को स्क्रोपम
मतलब कि शक्तिशाली और पराक्रमी है, इसलिए इंद्र के समान, ठीक, इंद्र के समान कहा गया है। इन बातों को भी आप लोग याद रखिएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी? ठीक, श्रीलंका के राजा जो कौन है, मेघवर्मन, वो क्या किस स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए क्या मांगते हैं? समुद्रगुप्त से अनुमति मांगते हैं। तो एक चीज याद रखिएगा, ऐसे ही हम लोग बहुत चीज के बारे में डिस्कशन करते हुए आ रहे हैं। जैसे सुदर्शन झील बनवाना था चंद्रगुप्त मौर्य के काल में, तो जो उज्जैन के गवर्नर होते हैं, है ना, कौन, पुष्यगुप्त, ठीक, तो वो उनसे क्या मांगते हैं? अनुमति मांगते हैं, निर्णय मांगते हैं, तब सुदर्शन झील बनवाते हैं। फिर जब आपका अशोक आता है ना, तो अशोक के जो गवर्नर होते हैं, ठीक, यमन राज करके देखे थे, यमन राज तुषफाक करके, तो क्या करते हैं? सुदर्शन झील से नहरें निकलवाने के लिए देते हैं, है ना। फिर उसके बाद आपका कौन आता है? रुद्रदमन आता है ना। जब हम लोग वो वाला पढ़ रहे थे चैप्टर, इंडो ग्रीक वाला जब पढ़ रहे थे, है ना, रुद्रदमन, वही जिसका जूनागढ़ का अभिलेख जो प्रथम संस्कृत अभिलेख था, तो वही रुद्रदमन क्या कराता है? उसका जीर्णोद्धार करवाता है। फिर आगे और इसका दोबारा जीर्णोद्धार होगा, तो उसको कौन कराएगा? जब गुप्तोत्तर काल पढ़ेंगे ना, तो उसमें आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, ठीक, कि कौन करवा रहा है उसका वापस से जीर्णोद्धार। इन बातों को याद रखिएगा, क्योंकि जीर्णोद्धार से भी क्वेश्चंस बनते हैं, चाहे वो छत्तीसगढ़ के सामान्य अध्ययन हो, वहां भी जीर्णोद्धार से क्वेश्चंस बनते हैं आपके, है ना। जैसे पाली का मंदिर कौन बनवाया था, या फिर इस मंदिर का जीर्णोद्धार कौन करवाया था, उसी प्रकार आपका जो आपके भारत, मतलब कि भारत का जो जीएस है पोर्शन, उसमें से भी जीर्णोद्धार से क्वेश्चंस बनते हैं आपके, ठीक। अब देखिए उसके बाद ये क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। बोध गया में मांगा था, ठीक, अनुमति कहाँ के लिए मांगा था? वो बोध गया के लिए मांगा था, ठीक। और बोध गया से याद रखना, बोध गया कौन सा स्थान है जहां पे बुद्ध जी को कौन से वृक्ष के नीचे? बोधि वृक्ष के नीचे, जिसको पीपल का भी वृक्ष भी कहा जाता है। और कौन सी नदी के तट पर? निरंजना नदी के तट पर क्या प्राप्त होता है? ज्ञान प्राप्त होता है, ठीक। इनको क्या प्राप्त होता है? ज्ञान प्राप्त होता है भगवान बुद्ध जी को, ठीक। इतना याद रखिएगा। बोध गया कहाँ पे है? और बिहार में है आपके, ठीक। तो बी ऑप्शन लगा लीजिएगा। और कुशीनगर क्या है आपका? कुशीनगर या कुशीनारा बोलते हैं इसको। यहाँ पे महापरिनिर्वाण हुआ था किनका? बौद्ध जी का हुआ था, ठीक। और जैन जी का बोला जाएगा तो पावापुरी में हुआ था, ठीक। और ये कुशीनारा कहाँ है आपका? उत्तर प्रदेश, ठीक। कुशीनारा कहाँ? उत्तर प्रदेश। अब देखिए अगला, मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ? तो किसके काल में हुआ है? गुप्त के काल में हुआ है, ठीक। मंदिर निर्माण कला का जन्म। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की है? तो कब धारण की है? शकों का उन्मूलन करने के बाद। 23वें का आंसर क्या आ जाएगा? शकों का उन्मूलन करने के बाद। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग। गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? तो गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे आपके? कौन थे? 24वें नंबर का आपका विष्णु जी, ठीक। कौन थे? विष्णु जी थे, ठीक। तभी तो ये लोग, इनके समय काल में भागवत धर्म का भी प्रचार प्रसार अत्यधिक रूप से होता है गुप्त काल के समय में, ठीक। अब देखिए अगला, चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी किस विजय की खुशी में चांदी के विशेष सिक्के जारी करवाए हैं? ठीक, तो शकों को पराजित करने के बाद, ठीक। कब किए? शकों को पराजित करने के बाद। इस चीज को याद रखिएगा। उसके बाद देखिए अगला, मेहरौली, जो दिल्ली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ है? ठीक, तो जो मेहरौली का लौह स्तंभ है आपका, है ना, चंद्रगुप्त द्वितीय के लिए जो आपका ये जो लौह स्तंभ है मेहरौली का, है ना, इसकी क्या खासियत है कि इसमें जंग नहीं लगता है, ठीक। इतना उत्तम धातु का प्रयोग किया गया है कि इसमें जंग नहीं लगता है, ठीक। तो ये आपका कब किया गया है? चतुर्थ सदी में किया गया है, ठीक। कब किया गया है? चतुर्थ सदी में किया गया है। इन बातों का भी क्या रखेंगे आप लोग? याद रखेंगे, ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इसका राइट आंसर लगा ली, चतुर्थ सदी में, ठीक। चतुर्थ सदी में, ठीक। चतुर्थ सदी में। और कौन से राजा के लिए था आपका? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के लिए, ठीक। फाहयान और वेहनसांग, है ना, ने खालिस्तान के राज्यों को देखा। तो देखिए आपका अभी देख रहे हैं हम लोग, फाहयान जो होता है
वो किसके काल में आया है? चंद्रगुप्त के काल में आया है, ठीक। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के काल में आया है, चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आया है, ठीक। और जो हेनसांग आएगा आपका, वह हेनसांग ये हर्षवर्धन के काल में आएगा, अभी आगे पढ़ेंगे। तो देखिए हम लोग का चंद्रगुप्त मौर्य कंप्लीट हो चुका है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में किसको देखे थे हम लोग? मेगास्थनीज को देखे थे। और किसका दूत रहता है आपका? सेल्यूकस का दूत होता है ना, जो इंडिका नामक बुक की क्या करता है? रचना करता है, ठीक। जिसमें मौर्य वंश के बारे में भी देखने को मिलता है, किसमें? इंडिका नामक बुक में। और मेगास्थनीज का बुक इतना इंपॉर्टेंट है इंडिका कि उससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनते रहते हैं। और अभी जस्ट एडियो में भी आया था कि यहाँ पर भारत में दास प्रथा प्रचलित नहीं थी, ये कितने 7 जातियों में बटी हुई थी, ठीक। 7 जातियों में बटी हुई थी, पर यहाँ पे दास प्रथा प्रचलित नहीं थी, ठीक। ये भी इंपॉर्टेंट है। और देखिए जो विशाखदत्त था, जिसका मुद्रा राक्षस के बारे में हम लोग देखते हैं रचना, तो आपका मौर्य काल में देखते हैं। प्लस यहाँ गुप्त साम्राज्य काल में देवी चंद्र गुप्त ऐसे कुछ है उसका, देवी चंद्रम गुप्त करके, किसका? आपका विशाखदत्त का, ठीक। तो इन बातों को भी याद रखिए। देवी चंद्र गुप्तम, ठीक। देवी चंद्र गुप्तम किसका? आपका विशाखदत्त का, ठीक। तो क्या आ जाएगा राइट आंसर आपका? 27वें का डी आ जाएगा, ठीक। 27वें का क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा, ठीक। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य एवं हर्षवर्धन। और फाहियान का भी देखिए 405 ईस्वी में आया है, ठीक। हेनसांग का पढ़ेंगे अभी, हर्षवर्धन जब पढ़ेंगे गुप्तोत्तर काल, तो ठीक। धनवंतरी थे, तो धनवंतरी 9 रत्नों में से एक थे, राज चिकित्सक थे। और किनके थे? चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनको विक्रमादित्य भी बोला जाता था, है ना। तो देखिए 9 रत्न में से एक, जो कि प्रसिद्ध चिकित्सक थे, ठीक। तो 28वें का क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? क्या बोल रहा है कि गुप्तकालीन जो शासन प्रणाली थी वो कैसी थी? तो कैसी थी आपका? राजतंत्रात्मक, ठीक। राजतंत्रात्मक थी, ठीक। फाहियान द्वारा रचित ग्रंथ फोकुओकी, जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं वैनसांग के बारे में, सीयूकी करके रचना करता है, जिसमें छत्तीसगढ़ को किया सलो ऐसे करके बोलता है ना। वैसे ही फाहियान क्या की रचना किया है? फोकुओकी। निम्न में से किसका विवरण नहीं मिलता है बोल रहा है? किसका विवरण नहीं मिलता है करके बोल रहा है, ठीक। किसका विवरण नहीं मिलता है? जो 30वें का आपका क्वेश्चन है उसमें पूछ रहा है किसका विवरण नहीं मिलता है। तो किसका विवरण नहीं मिलता है? बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का उल्लेख नहीं मिलता है इसमें, ठीक। बाकी इसमें आपका उपदेश मिल जाएगा, स्तूप मिल जाएगा, बिहार मिल जाएगा, बौद्ध राज्य कौन कौन से हैं वो मिल जाएगा, पर बौद्ध धर्म के सिद्धांत नहीं मिलते, ठीक। तो ऑप्शन ए आ जाएगा, ठीक। फाहियान का क्या? फोकुओकी। सियूकी किसका था? आपका वहनसांग का, है ना। सुयुकी कियासलो छत्तीसगढ़ को बोलते हैं। गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर निम्न में से कौन सा है? तो कौन है? देवगढ़ का दशावतार मंदिर। क्या है? देवगढ़ का दशावतार मंदिर। इसको थ्योरी क्लास में भी हम लोग क्या किए थे? पढ़े थे, ठीक। उसके बाद देखिए अजंता की गुफाओं में किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ है? तो आपका जो 16, 17 एवं 19 है, इन गुफाओं का निर्माण, अजंता की गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ है। कौन कौन सा? 16, 17 और 19, ठीक। आगे बढ़े। अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार से जुड़े थे? तो ये अमर सिंह कौन है? वही संस्कृत के कोशगार और कवि, संस्कृत कोशगार और कवि किसके? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के, है ना। इसको हम लोग 9 रत्नों जब पढ़े थे तो देखे थे अमर सिंह को। तो क्या आ जाएगा? चंद्रगुप्त द्वितीय, इन्हीं को ही क्या बोला जाता है? विक्रमादित्य बोला जाता है। उसके बाद देखिए गुप्त संवत 319 से 20 को प्रारंभ करने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो किनको दिया जाएगा? चंद्रगुप्त प्रथम को दिया जाएगा, है ना। स्टार्टिंग में ही देखे थे इसको, चंद्रगुप्त प्रथम ही क्या करता है? गुप्त संवत लेके आता है, ठीक। पर हमारा भारत देश, भारत राज्य, भारत सरकार किसको अपनाए हुए? शक संवत, जो कि कब? कुषाण कनिष्क वाला पढ़े थे, कुषाण काल के शक संवत 78 ईस्वी, ठीक। 78 ईस्वी। और ये आपका क्या है? 320 ईस्वी, ठीक। और विक्रम संवत का क्या बताया? 58 ईसा पूर्व, कली संवत 3102 ईसा पूर्व, है ना। उसके बाद देखिए चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया? चंद्रगुप्त जो प्रथम है वो आपका जो आपका जो गुप्त संवत है उसको किस उपलक्ष्य में किए हैं, ठीक। तो कब किए हैं? अपने जब उनका राज्यरोहण हुआ था, ठीक। उनका क्या हुआ था? राज्यरोहण हुआ था, ठीक। राज्यरोहण हुआ था तब किए थे, अपने राज्यरोहण के स्मारक के रूप में।
उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन 36वां का, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक हरिसेन की शासक का दरबारी कवि था। तो किसका होगा वो? समुद्रगुप्त का। किसका होगा? समुद्रगुप्त का, है ना। यही हरिसेन प्रयाग प्रशस्ति में उल्लेख किया हुआ है पूरा चीज, दक्षिणापथ के अभियान के बारे में, जो भी उनके अभियान उनके बारे में, और दक्षिणापथ में खासकर ये चीज उल्लेख है कि छत्तीसगढ़ के राजा महेंद्र, कौशल के महेंद्र और आपके दक्षिण के जो महाकांतर है वहां के व्यागराज को क्या किए थे? हराए थे। उसके बाद देखिए 37 नंबर का, गुप्त काल को प्राचीन भारत का क्लासिकल युग क्यों कहा जाता है? ठीक, क्लासिकल युग क्यों कहा जाता है, जो 37 नंबर का है आपका। तो देखिए हम लोग देखे थे कि गुप्त काल को ही भारत का स्वर्णिम युग काल कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कला स्थापत्य आपका क्या था? बहुत ही प्रचार प्रसार हुआ था, ठीक, उन्नयन हुआ था। तो कला एवं साहित्य के क्षेत्र में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचने के कारण इसको क्लासिकल युग कहा जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है 38 नंबर का आपका। इसमें दिया गया है कि सारनाथ के धमेक स्तूप, 38 नंबर का क्या है? सारनाथ के धमेक स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ है? तो किस काल में हुआ है? कौन से काल के बारे में पढ़िए? स्तूप, गुप्त काल के बारे में। ठीक, तो गुप्त काल से याद रखिएगा। ठीक, कौन सा सारनाथ? याद रखना यही सारनाथ में क्या हुआ था आपका? बौद्ध जी क्या किए थे? धर्म प्रवर्तक प्रथम उपदेश दिए थे, है ना, सारनाथ में आपका, वाराणसी, उसको भी याद रखिए। और धमेक स्तूप गुप्त वंश वाले लोग इसका क्या किए हैं? निर्माण किए हैं, इसको भी याद रखिएगा। धमेक स्तूप ना, सारनाथ के धमेक स्तूप। ठीक, सारनाथ की क्या चीज? धमेक स्तूप। गुप्त काल की सोने की मुद्रा को कहा जाता था। तो गुप्त काल की सोने की मुद्रा को क्या बोलते थे? दिनार, है ना, क्या बोलते थे? दिनार। और वही चांदी की मुद्रा को क्या बोलते थे? रूपक। ठीक, चांदी की मुद्रा को क्या बोलते थे? रूपक। अगला देखिए 40वां बोल रहा है, कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा है? ठीक, तो कौन लिखे हैं? कालिदास लिखे हैं। ठीक, कल ही इनकी रचना के बारे में भी चर्चा किए थे हम लोग, कुमार संभव, अग्निमित्र कम, है ना, और कुछ कुछ और देखे थे हम लोग। चलिए यहाँ पे नोट डाउन कर ही लेते हैं, है ना, यहाँ पे नोट डाउन कर ही लेते हैं। ठीक, क्या क्या? रघुवंशम, मेघदूतम, मेघदूतम, मेघदूतम का रचना कब करते हैं वो? जब वो सरगुजा के रामगढ़ की पहाड़ी में जब आते हैं ना, जब चंद्रगुप्त द्वितीय जो होते हैं, विक्रमादित्य, वो अपनी बेटी जो प्रभावती होती है ना, जिनका विवाह किसके साथ हुआ था? रुद्रसेन द्वितीय के साथ, वाकटक वंश के राजा के साथ। तो प्रवर सेन द्वितीय की को देख रेख के लिए जब भेजते हैं कालिदास जी को, तब वो कहाँ पे इसकी रचना करते हैं? मेघदूतम की रचना वहीं पर करते हैं। ठीक, और वहाँ की सबसे प्राचीन नाट्यशाला क्या है आपकी? सीता बेगरा की गुफा। ठीक, इन बातों को भी याद रखिएगा। रघुवंशम, मेघदूतम, ठीक, इन चीज को याद रखिएगा। कुमार संभव, उसके बाद नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है। तो कब, कौन सा युग है? गुप्त। और हम लोग अभी ही पढ़े थे कि कुमार गुप्त 5वीं सदी में ये क्या होता है? बनना स्टार्ट होता है। ठीक, कुमार गुप्त के काल में 5वीं सदी में। ठीक, 5वीं सदी में। ठीक, अब देखिए ये वाला 42वें नंबर का क्वेश्चन, गुप्त युग में भू राजस्व की दर थी, तो उपज का छठा भाग था। इसको हम लोग थ्योरी पोर्शन की क्लास में भी देखे थे कि उपज का क्या था आपका? छठा भाग था। अब देखिए अगला क्वेश्चन 43वें का, नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो कौन से काल की थी? गुप्त काल की थी। ठीक, क्रमिक पतन, नगरों का क्रमिक पतन कौन से काल की प्रमुख विशेषता थी आपकी? गुप्त काल की। ठीक, इसको भी आप लोग लगाइएगा। क्रमिक पतन मतलब समझिए, हाँ फुल है।
क्रमिक पतन मतलब समझिएगा, देखिए गुप्त जो वंश होता है ना, आगे भी पढ़ेंगे जब हम लोग एमसीक्यू लगाएंगे तो एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा कि गुप्त काल का पतन क्यों हुआ। देखिए बार बार इसमें हुणों का आक्रमण हो रहा है ना, क्रमिक पतन होते जा रहे हैं, इस तरीके से आपको देखने को मिलेंगे। इनमें कोई आपसी रंजिश या आपसी युद्ध, जैसे मौर्य काल में देखते हैं हम लोग है ना, अशोक अपनी 99 भाई की हत्या कर देता है, फिर या फिर हम लोग हर्यक वंश देखते हैं जिसमें पितृहंता वंश बोला जाता है उसको, या हम लोग नंद वंश देखते हैं क्षत्रिय हंता वंश है ना। इस तरीके से कुछ नहीं था इसमें, इसमें क्रमिक पतन इसलिए हुआ, बार बार हुणों का आक्रमण हो रहा था, क्षतिग्रस्त होते जा रहा था इसलिए। अभी पढ़ेंगे आगे जो रीजन पढ़ेंगे ना तो उसमें समझ लेंगे हम लोग उसको, ठीक। तो आपका 43वें नंबर का क्या आ जाएगा, गुप्त वंश आ जाएगा, ठीक। 43वें का क्या आ जाएगा, गुप्त वंश आ जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे। किस वंश के शासकों ने मंदिर एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? तो कौन से वंश, गुप्त वंश। इसका भी राइट आंसर क्या आ जाएगा, गुप्त वंश दिए थे, ठीक। मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए थे, ठीक। दिल्ली के मेहरोली के कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है, ठीक। किसकी स्मृति में है? तो आपका चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको विक्रमादित्य भी बोला जाता है, इनकी स्मृति में है, ठीक। जो मेहरोली का जो लौह स्तंभ है ना, कालिदास द्वारा रचित, ठीक है। मालविकाग्नि मित्र है ना, अभी देखे थे रघुवंशम, मेघदूतम है ना, कालिदास की रचना देखे थे यहाँ पे, कहाँ पे देखे थे, ये देखिए कुमार संभव है ना, कुमार संभव, रघुवंशम, और क्या देखे थे हम लोग, मेघदूतम। और यहाँ पे एक और रचना देखने को मिल गई 46 नंबर के क्वेश्चन में, मालविकाग्नि मित्र, ठीक। नाटक का नायक था। तो नाटक का नायक कौन है करके बोल रहा है 46 नंबर के क्वेश्चंस में, ठीक। तो 46 नंबर का क्या आ जाएगा, अग्निमित्र। देखिए अग्निमित्र, पीछे साइड भी वही बन रहा है, अग्निमित्र, ठीक। तो इसके नायक कौन है, अग्निमित्र है, ठीक। अब देखिए समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन किस अभिलेख में मिलता है? तो प्रयाग में मिलता है, ठीक। प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है, आपका इसमें मिलता है, प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है, ठीक। सैनिक उपलब्धियों का वर्णन। और जो एरन है, तो ये एरन का अभिलेख तो भानुगुप्त का है ना, भानुगुप्त का एरन का अभिलेख है। और नालंदा, नालंदा किनके काल में फलता फूलता है आपका, उनके काल में, क्या बोलते हैं आपके, कुमारगुप्त के काल में, है ना। इन बातों को भी याद रखिएगा। निम्न में से किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी, ठीक। 48 नंबर का बोल रहा है, स्त्रियों की पुरुषों में बराबरी थी, तो ये भी गुप्त काल, ठीक। स्त्रियों की बराबरी, स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी गुप्त काल में, ठीक। देखिए स्त्रियों के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। जब हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ रहे थे तो वहां पे देखे थे मातृ सत्तात्मक राज्य था आपका, है ना। मतलब मातृ देवी की पूजा होती थी, धरती माता की पूजा होती थी। वहीं जब हम लोग आते हैं किसमें, आपका ऋग्वेद काल में, तो ऋग्वैदिक काल में भी स्त्रियों की दशा अच्छी थी, वहाँ उनके अध्ययन के लिए अलग से व्यवस्था की गई थी, ठीक। दूसरी बात, उनको सभा समिति में भी मतलब राजाओं के चुनाव के लिए मतलब भाग लेने दिया जाता था। पर वहीं जब हम लोग उत्तर वैदिक काल आते हैं तो वहां पर स्त्रियों की स्थिति क्या हो जाती है, दयनीय, समितियों में भाग लेने नहीं दिया जाता, यज्ञ अनुष्ठान में बैठने नहीं दिया जाता था उनको, ठीक। फिर उसके बाद धर्मशास्त्र का मतलब युग आया, है ना। और धार्मिक आंदोलन हुए आपके, तो बौद्ध और जैन वाले स्त्रियों के निर्वाण और शूद्रों के निर्वाण पे विशेष ध्यान दिए, है ना। उसके बाद हम लोग और आगे देखे थे कि कौन से काल में, याद रखिएगा, कौन से काल के समय के बाद स्त्रियों को सैनिक के रूप में भी मतलब लिया जाने लगा, मतलब रक्षक के रूप में भी लिया जाने लगा, ठीक। कब, जब बाहरी शासक क्या करने लग गए, आक्रमण करने लग गए, तो उनके फलस्वरूप क्या है, महिलाओं को भी रक्षक के रूप में लिया जाने लगा था, ठीक। इस बातों को भी हम लोग थ्योरी क्लास में पढ़े हैं, तो रिवाइज करते रहिए, रिवाइज करते रहोगे तो क्या रहेगा, याद रहेगा, ठीक। तो गुप्त काल लगाइएगा। कौन सा राजवंश हुणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ है, देखिए गुप्त हुआ है आपका, ठीक। मौर्य के समय तो हम लोग देखे ही नहीं थे, शुंग और कुषाण वाले में भी नहीं देखे थे, ठीक। और मौर्य के राजा का नाम हम लोग क्या क्या देखे थे, विशेषकर चंद्रगुप्त मौर्य देखे थे, बिंदुसार देखे थे, अशोक देखे थे, ठीक। और वृहदत्त अंतिम शासक। कुषाण में हम लोग देखे थे, कुजुल करके देखे थे ना, कु से कुषाण, कु से कुजुल करके देखे थे, जो क्या थे, इनके संस्थापक थे। और क्या था आपका, कनिष्क देखे थे हम लोग, है ना, जो लोग क्या किए थे, शुद्ध सोने के सिक्के चलवाए थे। फिर शुंग में देखे थे हम लोग, शुंग वंश की स्थापना कौन किए थे, पुष्यमित्र शुंग, बृहदत्त की हत्या करके। फिर गुप्त के जो संस्थापक थे कौन, श्रीगुप्त थे, ठीक। इन सब बातों को याद रखना है। हुणों के आक्रमण से बहुत ज्यादा विचलित कौन हुआ था, गुप्त साम्राज्य, ठीक। अब देखिए अगला,
निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा था? तो देखिए यहां से एक चीज याद रखिएगा, मालविकाग्निमित्र जिसके नायक कौन थे? अग्निमित्र थे। अभी देखिए अभिज्ञान शकुंतलम भी इनकी रचना है, रघुवंशम भी इन्हीं की रचना है, कुमार संभव भी इन्हीं की रचना है। यहीं पे लिख देती हूँ, ठीक। रघुवंशम, कुमारगुप्त, ठीक, रघुवंशम, रघुवंशम, कुमारगुप्त, और क्या आ जाएगा आपका मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शकुंतलम, है ना, और एक मेघदूतम। तो इतनी रचनाओं को कालिदास के याद रखिएगा, ठीक, पूछा जाएगा। तो ये तीनों इनकी रचना है, ठीक, ये तीनों। विक्रमो वर्षियम भी इनकी रचना है। जानकी हरण बस इनकी रचना नहीं है, ठीक, जानकी हरण क्या है? इनकी रचना नहीं है। इन बातों को भी याद रखिएगा, ठीक। और किसकी रचना है? तो कुमारदास की रचना है ये। किनकी? कुमारदास की, जो क्या थे? संस्कृत कवि थे ना, कुमारदास, ठीक, कुमारदास, कुमारदास, ठीक। जानकी हरण किसकी रचना है? कुमारदास की रचना, जिसमें जानकी किनका नाम है? सीता माता जी का नाम है, ठीक। जानकी हरण सीता जी का हरण होता है, उससे संबंधित है ये। बाकी आपका मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञानम शकुंतलम, विक्रमो वर्षियम, रघुवंशम, मेघदूतम, है ना, और कुमार संभव, ये सब किनकी रचना है? कालिदास की रचना है। अजंता गुफाओं के सरीखी जैसे गुफाओं मध्य प्रदेश में कहाँ है? तो बागधार में है, ठीक, बागधार में है। 51 का क्या आ जाएगा? बागधार। उसके बाद देखिए अगला, गुप्त वंश ने किस अवधि में शासन किया है करके बोल रहा है, ठीक, किस अवधि में शासन किया है करके बोल रहा है। तो क्या आ जाएगा? 319 से 500 ईस्वी तक। वही 319 से 320 में क्या हुआ था आपका? गुप्त संवत लेके आए थे। कौन? चंद्रगुप्त प्रथम। बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई है तो गुप्त काल में ही हुई है आपकी, ठीक। बाल विवाह का प्रारंभ कब हुआ है? गुप्त काल में। सोने के सर्वाधिक सिक्के किसके काल में जारी किए गए? अब देखिए बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं। 3 तरीकों से क्वेश्चन को देखेंगे, ध्यान से देखिएगा। कुषाण काल की बात करते हैं, कनिष्क के समय की, कुषाण काल की। सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के कौन चलवाए हैं? कुषाण काल में, ठीक। सोने के सर्वाधिक सिक्के कौन से काल में जारी किए? गुप्त काल में। फिर आपका आता है इंडो बैक्ट्रियाई, है ना, अफगानिस्तान के जो शासक इंडो बैक्ट्रियाई पढ़े थे हम लोग, जिसमें इंडो बैक्ट्रियाई, कुषाण, है ना, शक, ये सब चीज पढ़े थे। तो उसमें देखे थे कि भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलवाने कौन थे? बैक्ट्रियाई थे, ठीक। इन चीजों को भी याद रखिएगा। जब बैक्ट्रियाई वाला हम लोग पढ़ रहे थे, इंडो बैक्ट्रियन वाला, है ना, उसी में देखे थे कि आपका सोने के सिक्के कौन चलाए थे? बैक्ट्रियाई शासक भारत में सोने के सिक्के चलाने के लिए प्रसिद्ध थे, है ना। ये क्वेश्चन एमसीक्यू के फॉर्म में भी हम लोग देखे थे। तो बढ़ते हैं आगे। यूरोपीय भाषा में अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा है? ठीक, तो अभिज्ञान शकुंतलम। अब देखिए, आप बोलोगे आप लोग थ्योरी क्लास में मैम हम लोग तो मनुस्मृति पढ़े थे, याद अगर होगा तो थ्योरी क्लास करके आए होगे तो, है ना, पर यहाँ पे ऑप्शन में नहीं दिया है ना मनुस्मृति, ठीक। अभिज्ञान शकुंतलम का प्रथम भारतीय ग्रंथ अनुवाद हुआ है, ठीक, यूरोपीय भाषा में। अगर ऑप्शन में अगर मनुस्मृति देता तो मनुस्मृति को लेते। और किस नाम से मतलब अनुवाद हुआ था आपका? मनुस्मृति, मनुस्मृति किस नाम से आपका अनुवाद हुआ था? उस चीज को बताइए, चलिए। जो आपका जो मनुस्मृति होता है वो ए कोड ऑफ जेंटुलॉज, ठीक, ए कोड ऑफ जेंटुलॉज करके होता है इसका अनुवाद, ठीक है। एक बार थ्योरी वाला जो पोर्शन होगा उसमें जाके देख लीजिएगा, ठीक। मनुस्मृति का क्या? ए कोड ऑफ जेंटुलॉज करके होता है अनुवाद, एक बार थ्योरी पोर्शन में देख लीजिएगा, ठीक। मनुस्मृति, है ना, इस चीज को याद रखिए। प्रथम अनुवाद मनुस्मृति का नाम से हुआ, बाद में अभिज्ञान शकुंतलम और भगवद गीता का अनुवाद हुआ है, ठीक। सती प्रथा का पहला उल्लेख कहां से मिलता है? तो एरन अभिलेख से। एरन अभिलेख किसका है आपका? भानुगुप्त का है। और भीतरी स्तंभ लेख किसका है? कंद क्या होता है? भीतर में उगता है स्कंद, स्कंद गुप्त का, ठीक। और विलसद किसका है? विलसद किसका है? कुमार गुप्त का, ठीक। इन सब चीजों को याद रखिएगा। भीतरी स्तंभ लेख और भीतर गांव में कंफ्यूज मत होना, भीतरी स्तंभ लेख है ना, और एरन भानुगुप्त का अभिलेख है जिसमें सती प्रथा का क्या मिलता है? उल्लेख मिलता है। अब देखिए, गुप्त वंश के निम्नलिखित शासकों क्रम से लगाइए। तो सबसे पहले कौन आते हैं आपके? चंद्रगुप्त प्रथम आते हैं फर्स्ट में, फिर उसके बाद समुद्रगुप्त ही आते हैं, है ना। उसके बाद कौन आता है आपका? तृतीय चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको विक्रमादित्य भी बोला जाता है। और आपका कुमार गुप्त आता है, जिसमें क्या होता है? हुणों का आक्रमण होता है सर्वप्रथम, और हुणों के आक्रमणों का दमन कौन करता है? स्कंद गुप्त करता है, ठीक। तो आपका लाइन सही है, 1 2 3 4 5, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक।
गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहां से प्राप्त हुआ है बोल रहा है। ठीक, गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहां से प्राप्त हुआ है बोल रहा है। तो कहां से हुआ है आपका, ये आपका भरतपुर बयाना से प्राप्त हुआ है। ठीक, सबसे बड़ा ढेर कहां से प्राप्त हुआ है, बयाना भरतपुर से। ठीक, भरतपुर भरतपुर बयाना। किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है। तो कौन हो जाएंगे 59 नंबर का उसके संस्थापक कौन हो जाएंगे, कुमारगुप्त, क्योंकि इन्हीं के शासन काल में क्या है, नालंदा की नींव रखी जाती है। ठीक, पांचवी कुमारगुप्त। ठीक, किस गुप्त शासन को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है, कुमारगुप्त को। ठीक, इस चीज को याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं आगे, 60 नंबर का क्वेश्चन। प्राचीन भारत में सामंती व्यवस्था का अभ्युदय सैनिक अभियानों में देखा जा सकता है। गुप्त काल में सामंती व्यवस्था का पर्याप्त विस्तार हुआ था। इसमें आपका ये आएगा राइट आंसर, दोनों सही है। प्राचीन भारत में सामंती व्यवस्था का अभ्युदय सैनिक अभियानों में देखा जा सकता है। ठीक, गुप्त काल में सामंती व्यवस्था का पर्याप्त विस्तार हुआ था, पर कथन का जो डेफिनेशन है वो कारण नहीं दे पा रहे कि किस कारण से है ना। सैनिक अभियान से देखा जा सकता है, तो सैनिक अभियान किस तरीके से जुड़ा हुआ है, कथन कारण है, ऐसे बनना चाहिए, तो नहीं बन रहा है। ठीक, तो ए और आर दोनों सही है, किंतु ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक, अब अगला चलते हैं आगे। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस एक पतन से संचालित होता था। तो किस एक पतन से संचालित होता था आपका, ताम्रलिप्ति। ठीक, ताम्रलिप्ति, इसका भी हम लोग थ्योरी पोर्शन में देखे थे। ठीक, कि जो आपका ताम्रलिप्ति बंदरगाह है ना, ताम्रलिप्ति बंदरगाह, यही से क्या होता है आपका जो ये ताम्रलिपित बंदरगाह से ही क्या होते हैं लोग, संपन्न होते हैं। ठीक, गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित किस एक पतन से संचालित होता था, ताम्रलिप्ति बंदरगाह था ये। ठीक, गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे। तो चांदी के सिक्के क्या कहलाते थे, रूपक, और सोने के सिक्के दिनार। देखिए यहाँ पे आपका, देखिए जो चरक था वो क्या था, चिकित्सा था, चिकित्सक था। ठीक, विशाख दत्त क्या था, नाटक, है ना। विशाख दत्त क्या क्या की रचना किया था, जैसे कि आपका मुद्रा राक्षस हो गया, है ना, विशाख दत्त मुद्रा राक्षस हो गया, देवी चंद्रगुप्तम। ब्रह्मगुप्त क्या था, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया था, है ना, न्यूटन से पहले ही बता दिया था कि पृथ्वी पर कुछ चीज गिरेगी तो गुरुत्व के कारण गिरेगी। उसके बाद वराहमिहिर कौन थे, खगोल वैज्ञानिक थे। ठीक, खगोल वैज्ञानिक। तो इस तरीके से जो राइट आंसर आएगा उसको मिला लीजिएगा। ठीक, ए का 3, ए का 3, डी ऑप्शन हो जाएगा, ए का 3, बी का 4। नहीं 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 नहीं, देखिए इसका राइट आंसर क्या लगाइएगा आप लोग। ठीक, विशाख दत्त ए का 2 है ना, नाटक है ना। ठीक, तो ए का 2 हो जाएगा। वराहमिहिर खगोल वैज्ञानिक, बी का 3, और चरक चिकित्सा, सी का 1, और डी का 4। ठीक, डी का 1, डी का 4, बी 3, ए 2। हाँ, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। ठीक, सी ऑप्शन राइट आंसर है। ठीक, चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या, कला एवं साहित्य का महान केंद्र कौन सा था। किसका बोल रहा है, चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में। ठीक, चंद्रगुप्त द्वितीय को ही क्या बोलते हैं हम लोग, विक्रमादित्य बोलते हैं। ठीक, रुक जाइए, एक चीज और याद रखिएगा, यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा, है ना। ब्रह्मगुप्त गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया था, प्लस ब्रह्मगुप्त ही ऐसा व्यक्ति है जो कि शून्य को प्रथम बार संख्या के रूप में अपनाने वाला प्रथम क्या था, गणितज्ञ था। ठीक, ब्रह्मगुप्त। वराहमिहिर कौन थे आपके, वराहमिहिर जो है ये क्या किए थे आपके, जो वराहमिहिर है वो क्या किए थे, खगोल वनस्पति एवं भूगोल से संबंधित विवरण दिए थे। ठीक, इनका क्या है, बृहद संहिता और पंच सिद्धांतिका को याद रखिएगा। ठीक, बृहद संहिता और पंच सिद्धांतिका, इसको भी हम लोग थ्योरी पोर्शन में पढ़े थे, पर यहाँ भी याद कर लेते हैं। बृहद संहिता और पंच सिद्धांतिका, बृहद संहिता और पंच सिद्धांतिका, ये इसकी रचना किए थे ना ये। ठीक, चरक चिकित्सा था। ठीक, विशाख दत्त का तो देख लिया, मुद्रा राक्षस, देवी चंद्रगुप्तम। और ये ब्रह्मगुप्त शून्य को प्रथम बार मतलब अपनाते हैं संख्या के रूप में, और शून्य और अनंत के बीच में संबंध है ना,
संबंध को कौन मतलब कि उसको और अच्छे से प्रचार प्रसारित करते हैं? शून्य और अनंत के बीच संबंध, शून्य के गणितीय तात्पर्य समझने वाले कौन थे आपके? पहला गणितज्ञ कौन थे? भास्कराचार्य थे। ठीक, कौन थे? भास्कराचार्य थे। ठीक, अब देखिए अगला 64 नंबर का क्वेश्चन है आपका। ठीक, चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या कला एवं साहित्य का महान केंद्र कौन सा था? तो कौन सा था आपका? उज्जैन था। कौन सा था? उज्जैन। ठीक, उज्जैन था। ठीक, राजधानी के बारे में भी पढ़े थे ना हम लोग, गुप्त वंश के राजधानी के बारे में, कि सबसे पहले गुप्तों की राजधानी क्या थी आपकी? पाटलिपुत्र थी। फिर बाद में किसको बनाते हैं लोग? उज्जैनी को बनाते हैं। ठीक, प्रथम राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र थी। फिर किसको बनाते हैं? उज्जैनी को बनाते हैं। पाटलिपुत्र का हर्यक वंश में भी देखे थे, जो उद्यान होता है वो पाटलिपुत्र नामक नगर बसाता है ना, मगध साम्राज्य का पाटलिपुत्र नामक क्या बनाता है? नगर बसाता है, फिर उसी को ही अपनी राजधानी बनाता है। चंद्रगुप्त मौर्य वाले में भी देखे थे, उनकी प्रथम राजधानी क्या होती है? पाटलिपुत्र होती है, और यहीं पे ही देखते हैं, और पाटलिपुत्र में ही आपकी तृतीय बौद्ध संगीति भी होती है। ठीक, पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीति भी होती है, इन बातों को भी याद रखिएगा। और आपका इनका पाटलिपुत्र ही था प्रथम राजधानी गुप्तों का, पर इन लोग बाद में किसको बसा लेते हैं? उज्जैन को बसा लेते हैं। ठीक, कालिदास की किस कृति की गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में होती है? तो किसमें होती है? अभिज्ञान शकुंतलम। ठीक, अभिज्ञान शकुंतलम की 100 प्रसिद्धि साहित्यिक कृतियों में होती है। वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली आविष्कार का श्रेय निम्न में से किस युग को कहा गया है? तो किसको कहा गया है आपका? गुप्त युग को कहा गया है। ठीक, किसको कहा गया है? गुप्त युग को कहा गया है। उसके बाद है, निम्न में से कौन सा गुप्त वंश के पतन का कारण नहीं था बोल रहा है? ठीक, पतन का कारण नहीं था। तो देखिए यहां पे देखिए, एक चीज याद रखिएगा, अभी तक हम लोग इसमें आंतरिक लड़ाई कलह के बारे में अभी भी कभी भी डिस्कस नहीं किए गुप्त साम्राज्य वाले में। तो यही था, सत्ता के नियंत्रण सत्ता के नियंत्रण के लिए आंतरिक कलह ये कारण नहीं था, बाकी ये सारे कारण थे। हुणों का आक्रमण हुआ था, है ना, कब से? कुमारगुप्त के समय में। फिर उसके बाद आपका स्कंदगुप्त क्या करते हैं? उनका दमन करते हैं, है ना, हुणों के जो आक्रमण होता है उसको, है ना। प्रथम आक्रमण कुमारगुप्त के समय ही हुआ था। प्रांतीय शासकों का विद्रोह हुआ था। स्कंदगुप्त के बाद केंद्र की शक्तियों का दुर्बल होना, स्कंदगुप्त, है ना, सशक्त शासक होता है, इसी की फिर इसके बाद क्या होगी? केंद्र की शक्तियां क्या होगी? दुर्बल। बाकी सत्ता के नियंत्रण के लिए आंतरिक कलह ये सब कुछ नहीं था कारण। ठीक, अब देखिए 68, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने अपने सिक्कों पर अपने को वीणा बजाती हुई आकृति में अंकित करवाया है? तो इसका कोई भी अगर नहीं पढ़े हो, बस इतना जानते समुद्रगुप्त कविराज था, वहां से भी आप लोग लगा सकते हो। ठीक, कविराज था और संगीतकार था, है ना, कवि था ये। तो इसने अपने इनको वीणा बजाने का भी शौक था, है ना, तो इसलिए वीणा बजाते हुए अपनी आकृति का मतलब सिक्के बनवाए हैं, अंकित करवाए हैं। वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया है? ठीक, गणित को एक पृथक विषय के रूप में क्या किए हैं? स्थापित किए हैं। तो कौन है वो? आर्यभट्ट है। कौन? आर्यभट्ट। ठीक, कौन? आर्यभट्ट। थोड़ी क्लास में भी देखे थे कि आर्यभट्ट क्या थे? गणितज्ञ और खगोलविद। गणितज्ञ और खगोलविद। ठीक, वहीं अगर ब्रह्मगुप्त की बात किया जाए तो इस संख्या को मतलब शून्य को संख्या के रूप में पहली बार अपनाने वाले गणितज्ञ हैं, ऐसा बोला जाता है ना। और प्लस ब्रह्मगुप्त ही गुरुत्वाकर्षण का नियम प्रतिपादित किए थे। न्यूटन के पहले ही बता दिए थे कि सब चीजें पृथ्वी पर ही गिरती हैं गुरुत्व के कारण। धन्वंतरी कौन थे? ये आपके नवरत्न में से एक है, ये है ना, वराहमिहिर भी नवरत्न में से एक है और धन्वंतरी भी नवरत्नों में से एक है। किनके? चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनको विक्रमादित्य भी बोला जाता है। धन्वंतरी कौन थे? राज चिकित्सक थे। ठीक, राज चिकित्सक थे। और ये जो आपका आर्यभट्ट जो है, यही पाई का मान भी बताए हैं 3.14, है ना, आर्यभट्ट ही है। ये क्या है? 3.14 पाई का मान, जिसको हम लोग 22/7 यूज भी करते हैं, है ना। और दूसरी बात, और चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण के बारे में भी यही बताए हैं। प्लस पृथ्वी जो है, मतलब जो आपका पृथ्वी है वो सूर्य के चक्कर लगाता है और कब तक का समय लेता है आपका? 365 से 36 दिन, मतलब एक साल 36 दिन का समय
365 36 दिन है ना, 1 साल 36 दिन का समय लेती है सूर्य का चक्कर लगाने के लिए, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाने के लिए, है ना। इन चीजों को भी याद रखिएगा, ठीक। और वराह मिहिर कौन है? ज्योतिष एवं खगोल शास्त्री हैं, ज्योतिष एवं खगोल शास्त्री, ज्योतिष एवं क्या है? खगोल शास्त्री। और एक चीज याद रखिएगा, एक और ज्योतिष के बारे में हम लोग इसी में देखें, कौन? छपन्नक। और शंकु क्या था? मतलब नवरत्नों में से एक शंकु क्या था? वास्तुकार था, ठीक। इन बातों को भी याद रखिएगा। राइटिंग थोड़ा समझ नहीं आता होगा तो जो मैं बोलती हूँ तो उसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद दिया है अगला क्वेश्चन, गुप्तकालीन पुस्तक नवनीतकम का संबंध है, तो किससे संबंधित है? नवनीतकम करके बोल रहा है, 70वां नंबर का क्वेश्चन। तो ये खगोल शास्त्र से संबंधित है आपका, ठीक, खगोल शास्त्र से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है आपका, तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? ठीक, पहला गुप्त शासक जो तांबा का सिक्का जारी किया था तो कौन था? ये आपका रामगुप्त था, ठीक, रामगुप्त। रामगुप्त से आप लोगों को एक बात याद आया होगा, तांबा का सिक्का जारी करवा रहे हैं पहला गुप्त शासक रामगुप्त, और यही रामगुप्त है ना, जो कि थोड़ा कायर किस्म का था। और इसी को ही कौन पराजित करता है? चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको विक्रमादित्य भी बोला जाता है। रामगुप्त को रामगुप्त का की हत्या करते हैं, प्लस शक को हराते हैं, है ना। उसके बाद ध्रुव देवी जो होती है उससे क्या करते हैं? विवाह करते हैं, ठीक। इन बातों को भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आप लोगों का सुमेलित करने वाला। तो देखिए इसमें, देखिए समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति है ना, समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति कौन लिखे थे? हरिसेन, है ना। जितने भी विजय अभियान है उनके बारे में उसमें उल्लेख है। चंद्रगुप्त द्वितीय का मेहरौली का लौह स्तंभ लेख है। स्कंदगुप्त का देखे थे कि कंद कहाँ उगता है? भीतरी स्तंभ लेख। बुद्धगुप्त जो है आपका वो कहाँ है? पहाड़पुर ताम्रपत्र, ठीक, इसको भी याद रखिएगा, ठीक। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में, मुद्रा के प्रकार, मुद्रा के प्रकार। देखिए यहीं से कुछ भी चीज पता नहीं तो डायरेक्ट हम लोग देख सकते हैं। वीणावादन प्रकार किसका है? समुद्रगुप्त का, ठीक। वीणावादन अपने आप को अंकित करवाए थे क्योंकि अपने आप को मतलब ये कवि थे, है ना, कविराज की उपाधि मिली हुई थी इनको। उसके बाद कुमार देवी प्रकार चंद्रगुप्त, इसलिए देवी चंद्रगुप्तम करके रचना है किनकी? विशाख दत्त की, है ना, ठीक। चक्र विक्रम प्रकार किनका था? चंद्रगुप्त द्वितीय का था, ठीक। चंद्रगुप्त इन्हीं को ही क्या बोला जाता था? विक्रमादित्य, इन्हीं को क्या बोला जाता था? विक्रमादित्य। उसके बाद कार्तिकेय प्रकार कुमारगुप्त, ठीक, कार्तिकेय प्रकार किनका? कुमारगुप्त। इन्हीं के समय ही हुणों का प्रथम आक्रमण हुआ था, तो इसका भी ऑप्शन ए आ जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि सुमेलित ही करना है, ठीक। तो चंद्र महाधीराज की उपाधि किनको मिली हुई थी? आपकी चंद्रगुप्त को मिली हुई थी, चंद्रगुप्त प्रथम को। समुद्रगुप्त को अश्वमेध पराक्रम, परम भागवत किसको? चंद्रगुप्त द्वितीय को। स्कंदगुप्त सक्रोपम का देखे थे हम लोग कि पराक्रमी और शक्तिशाली, पराक्रमी और शक्तिशाली किसके समान? इंद्र के समान, इंद्र के समान, ठीक, इंद्र के समान सक्रोपम बोला गया है। कौन से लेख में बोला गया है उसको भी देखे थे, याद करिए कौन से लेख में बोला गया था, ठीक। पराक्रमी शक्तिशाली इंद्र के समान, उसको सक्रोपम। कौन थे आपके? स्कंद गुप्त, ठीक, इसको भी याद रखिएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन भी आपका सुमेलित करने वाला ही है। चंद्रगुप्त वन, रामगुप्त, समुद्रगुप्त द्वितीय और रुद्रसेन। देखिए रुद्रसेन द्वितीय का विवाह प्रभावती गुप्त से होता है ना, चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी होती है प्रभावती गुप्त। वाकटक नरेश जो होते हैं रुद्रसेन द्वितीय, उनके साथ विवाह होता है। इनके पुत्र का क्या नाम होता है? प्रवर सेन द्वितीय, ठीक। अब देखिए रामगुप्त की पत्नी का नाम ध्रुव देवी, तो यही रामगुप्त कायर रहता है ना, जो कि क्या है? अपने आप को बचाने के लिए अपनी पत्नी को सौंप देता है, ठीक, शक शासकों को। तो वही शक का वध करके
कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनको विक्रमादित्य बोला जाता है, शकों का वध करके और अपने भाई की हत्या करके ध्रुव देवी से विवाह करता है। ठीक, चंद्रगुप्त वन प्रथम कुमार देवी लिच्छवी। लिच्छवी से एक चीज याद है आप लोगों को, जो महावीर जैन जी के बारे में पढ़े थे, तो उनकी माता जी जो होती है त्रिशला जी, वो लिच्छवी नरेश चेतक की क्या होती है? बहन होती है। इसे भी क्वेश्चंस आपके देखने को मिलते हैं, है ना, लिच्छवी नरेश चेतक की बहन। ठीक, लिच्छवी नरेश चेतक की बहन होती है त्रिशला जी, है ना, त्रिशला जी। ठीक, मैं जब जैन पढ़ा रही थी तो त्रिशला बोलती थी, त्रिशला है वो। ठीक, और समुद्रगुप्त द्वितीय की पत्नी दत्ता देवी। ठीक, दत्ता देवी, इन चीजों को भी याद रखिएगा। किस गुप्त शासक ने दक्षिणापथ में स्थित 12 राज्यों पर धनुर्विजय की? तो कौन निकला था? समुद्रगुप्त निकला था। ठीक, जिसको कविराज भी बोला जाता है। सर्व राज्यों, सभी राज्यों को उखाड़ फेंकने वाला की उपाधि किसको प्राप्त है? 77 नंबर का आपका है समुद्रगुप्त। ठीक, कौन है वो? समुद्रगुप्त, है ना, क्योंकि यही तो विजय पथ अभियान के लिए निकला था और यहीं पर देखे 12 राज्यों पर, दक्षिणापथ में 12 राज्यों पर, बाकी तो 5 भागों में बांटा था वो, कि विदेशी राज्यों पर आक्रमण करना है, सीमांत प्रांत पे राजाओं पर आक्रमण करना है ना, अवांटिक जो आपके वन क्षेत्र हैं, जंगल क्षेत्र हैं, वहां पे, है ना, इस तरीके से बांटे हुए थे। दक्षिणापथ बांटे हुए थे, आर्यवत क्षेत्र बांटे थे। ठीक, तो यही समुद्रगुप्त है, जिसको सभी राज्यों को उखाड़ फेंकने वाला की उपाधि प्राप्त है। ठीक, और कविराज भी है ये। किसने अंतिम शासक रुद्र सिंह तृतीय को पराजित कर और उसकी हत्या कर शकों का अंतिम रूप से उन्मूलन किया था? ठीक, तो कौन थे वो? चंद्रगुप्त द्वितीय थे, है ना, चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनको क्या बोला जाता था? विक्रमादित्य भी बोला जाता है। ठीक, है ना, अंतिम शासक जो होते हैं शक के, रुद्र सिंह तृतीय, जिसकी हत्या कौन करते हैं? चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य, है ना, शकों का उन्मूलन करते हैं, शकों से उन्मूलन करते हैं, ध्रुव देवी से विवाह करते हैं, अपने भाई की भी हत्या करते हैं, रामगुप्त की। अगला देखिए, आर्यभट्ट किसकी रचना है? आर्यभट्टीय। ठीक, और हम लोग और देखे थे पंच सिद्धांतिका, है ना, और बृहत संहिता किसकी रचना है? बृहत संहिता वराह मिहिर की। ठीक, वराह मिहिर की रचना है। ठीक, और वराह मिहिर कौन थे आपके? वराह मिहिर कौन थे? ज्योतिष एवं खगोल शास्त्री थे। ठीक, ज्योतिष एवं खगोल शास्त्री। वराह मिहिर कौन थे आपके? ज्योतिष एवं खगोल शास्त्री। बृहत संहिता और पंच सिद्धांतिका की रचना किए थे ब्रह्मगुप्त, ब्रह्म सिद्धांत, धन्वंतरी, नवनीतम, आर्यभट्ट, आर्यभट्टीय। ठीक, इन बातों को याद रखिएगा, सबका आमने सामने ही है आंसर, सबका आमने सामने ही है आंसर। ठीक, ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। अगला देखिए, सुदर्शन झील जिसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र प्रांत के गवर्नर पुष्यगुप्त, देखिए क्वेश्चन में ही आंसर, सुदर्शन झील जिसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र प्रांत के कौन? गवर्नर पुष्यगुप्त। इसको याद किए थे कि झील में क्या है आपका? गुप्त रूप से क्या खिलेगा? पुष्प, है ना, तो निर्माण कराने के लिए इनसे मांगता है ना, चंद्रगुप्त मौर्य से, तो करवाता है फिर निर्माण। फिर इसकी मरम्मत पहली बार कौन करवाता है? रुद्रदमन करवाता है ना। और एक चीज और याद रखिए कि यही जो आपका झील होता है, सुदर्शन झील, यहाँ से नहरें कौन निकलवाता है? अशोक का जो गवर्नर होता है, कौन? यवनराज तुषफाक, है ना, यवनराज तुषफाक। इस बात को भी याद रखिएगा, यवनराज तुषफाक। ठीक, यवनराज तुषफाक क्या कराता है? नहरें निकलवाता है। क्या निकलवाता है? नहरें। कहां से? इसी झील से, सुदर्शन झील से। और मरम्मत कौन कराएगा? रुद्रदमन। और दूसरी बार मरम्मत किसने करवाया? मैंने बोला था ना, ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा करके, तो दूसरी बार मरम्मत कौन करवाता है? स्कंदगुप्त। ठीक, फिर से याद रखना, झील में ही क्या होगा आपका? ये भीतरी स्तंभ लेके देखे थे कि कंद भीतर में खिलता है और कहाँ पे खिलेगा आपका? झील में खिलेगा, सुदर्शन झील में। इसीलिए सुदर्शन झील का क्या करवा रहा है? मरम्मत करवा रहा है। ठीक, अब देखिए अगला, इसके बारे में भी हम लोग थ्योरी क्लास पढ़ रहे थे, तो उसमें देखे थे भुक्ति माने प्रांत, और ये प्रांत जिलों में बटा हुआ था। ठीक, जिसके हेड को क्या बोलते थे? विषयपति करके। ठीक, नगर का नगरपति, ग्राम का ग्रामिक। बहुत इजी है, लिंकेड है, तो ऑटोमेटिक आप लोग को बस इसका उपरिक, भुक्ति उपरिक याद रख लेना। ठीक, उसके बाद देखिए आपका, इसका भी आमने सामने ही है, बस सुमेलित नहीं है पूछ रहे। तो ये जो महा अश्वपति है ना, गज सेना का अध्यक्ष को क्या बोला जाता है?
महाअश्व, यही समझ आ रहा है, घोड़े के बारे में बात कर रहा है करके, ठीक। गज सेना का अध्यक्ष जो होता है उसको नोट डाउन कर लीजिए कि गज सेना का जो अध्यक्ष है उसको क्या बोला जाता, महापीलुपति, महापीलुपति, ठीक। महापिलपित, पिलपित या फिर महापीलुपति भी बोला जाता है, ठीक, महापीलुपति, ठीक। महापिलपित या महापीलुपति बोला जाता था गज सेना के अध्यक्ष को, ठीक। विनय स्थित स्थापक किसको बोलते थे, धार्मिक मामलों के प्रमुख अधिकारी को, महादंडनायक न्यायाधीश, महासंधि ग्राहक, युद्ध व शांति का मंत्री, ठीक। इन बातों को नोट डाउन कर लीजिएगा। और कुमार आमत्य कौन होते थे, आमत्य जी, कुमार आमत्य जी कौन, सर्वोच्च अधिकारी, ठीक, सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी, ठीक, सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी। अगला देखिए क्वेश्चन, सुमेलित करना है। क्षेत्र भूमि किसको बोलते हैं, ठीक, वस्तु भूमि, अपराध भूमि, खिल भूमि। तो आपका क्षेत्र भूमि कृषि योग्य भूमि को, वास्तु भूमि निवास योग्य भूमि को, और अपराध जंगली भूमि को, और खिल भूमि कृषि के लिए, ठीक। और इसी में ही हम लोग एक चीज और याद रखिएगा, जो जंगल का विषय है, तो जो चंद्रगुप्त, जो आपका समुद्रगुप्त है ना, विजय अभियान के लिए निकलता है, तो आठविक राज्य, तो आठविक राज्य के बारे में भी देखे थे, उसको वन या जंगल वाला जो क्षेत्र होता है उसको बोला जाता है आठविक राज्य। अपराध भूमि, आठविक राज्य, ये सब जंगल और आपका क्या है, वन के लिए यूज होता है, ठीक। खिल भूमि क्या है आपका, कृषि के लिए अनुपयुक्त भूमि, ठीक। अब देखिए कौन सही सुमेलित नहीं है, तो यहाँ एकदम ध्यान से एकदम याद होगा, बार बार हम लोग बोलते जा रहे हैं कि आपका जो प्रयाग प्रशस्ति है ना, जो आपका प्रयाग प्रशस्ति उसको कौन लिखा था, हरिशेन लिखा था, है ना, जिसमें किसका वर्णन था, समुद्रगुप्त का वर्णन था, उसके विजय अभियानों का। तो यहाँ से यही दिख रहा है कि यही सुमेलित नहीं है, राइट आंसर क्या है, हरिशेन, ठीक। बाकी उसके बाद किरात जूर्नियम, भारवी, दश कुमार चरित, दांडनी, मृक्ष कटिकम, शूद्रक, इसका भी पढ़े थे हम लोग, भले इसका ना पढ़े हो दंडिन का, लेकिन मृक्ष कटिकम शूद्रक का है करके पढ़े थे। यहां भी पूछा कौन सा सुमेलित नहीं है, तो देखिए विशाखदत्त मुद्रा राक्षस बिल्कुल सही है, ठीक। कामंदक का निधिसार सही है। उसके बाद देखिए भृतहरि का मेघदूतम है कि कालिदास का है, कालिदास का, ठीक, इसका कालिदास का है ना, मेघदूतम, रघुवंशम, कुमार संभव, अग्निमित्रकम, ऐसे करके देखिए ना, अवग्नि मित्रम, मित्र ऐसे करके, ठीक। इसको भी याद रखिएगा। बाकी वाग्भट का अष्टांग हृदय। उसके बाद देखिए अगला 86 नंबर का, 86 नंबर का भी आप लोग का आमने सामने ही है, ठीक। श्रेष्ठी साहूकार होते थे, सार्थवाह व्यापारी, कुलिक शिल्पी, कारीगर, कार्यस्थ लेखक, ठीक, कायस्थ लेखक, ठीक। श्रेष्ठी साहूकार, सार्थवाह व्यापारी, कुलिक शिल्पी, कारीगर, कायस्थ लेखक। मिहिर कुल का संबंध था, तो देखिए जब हम लोग हूण का आक्रमण वाला पढ़ रहे थे, है ना, सबसे पहले किसके शासन काल में होता है, कुमार गुप्त के, दमन कौन करते, स्कंदगुप्त। मिहिर कुल का संबंध था हूणों से, मिहिर कुल के थे, और इन लोग कैसे होते थे, असभ्य जंगली, असभ्य जंगली, बर्बर, है ना, बर्बरता वाले, बर्बर। और आपका कहाँ से थे, चीन के मंगोल जाति, इसको भी याद रखिएगा। हूण कहाँ के थे, चीन के मंगोल जाति के थे, चीन के मंगोल, ठीक। इन बातों को याद रखिएगा। और यहाँ पे मिहिर कुल और एक और आपका वर्ड यूज होता है तोरमान, ठीक, तोरमान, क्या, मिहिर कुल और तोरमान, तोरमान, ठीक। इन दोनों को याद रखना, ये दोनों कौन थे, हूण थे, मिहिर कुल और तोरमान, ठीक, मिहिर कुल और तोरमान, चीन के मंगोल जाति और असभ्य जंगली और बर्बर वाले, ठीक। कनौज के सर्वप्रथम महत्ता प्रदान करने वाले थे, कनौज को सर्वप्रथम कौन महत्ता प्रदान किए थे, गुप्त, गुप्त काल के लोग, ठीक। गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की कौन है, चंद्रगुप्त द्वितीय। कुतुब मीनार के निकट स्थित लौह स्तंभ वैज्ञानिकों का ध्यान क्यों खींचता है, क्योंकि उसकी जंग रोधकता के कारण। प्राचीन भारत में गुप्त काल से संबंधित गुफा चित्रांकन के केवल 2 उदाहरण उपलब्ध हैं। इनमें से एक आपका अजंता की गुफा का चित्रांकन है गुप्त काल के चित्रांकन का, दूसरा स्थान कहां पर है बोल रहा है, तो क्या है आपका, बाघ गुफाएं हैं, ठीक। इसका अगला राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, बाघ गुफाएं, ठीक। अजंता एवं एलोरा की बाघ गुफाएं, ठीक, हो जाएंगी इसका राइट आंसर, ठीक, 91। तो आपका
अच्छा यही लास्ट क्वेश्चन, ये बच गया क्या? हाँ, पुंड्रवर्धन भुक्ति प्रांत अवस्थित थी तो उत्तर बंगाल में स्थित थी। कहां पर स्थित थी आपकी? उत्तर बंगाल में। ठीक, तो आपका यहां से गुप्त साम्राज्य क्या हो गया खत्म, है ना। और एमसीक्यू में भी हम लोग थ्योरी पोर्शन को भी देख लिए अच्छे से। तो अच्छे से पहले गुप्त साम्राज्य को पढ़ के आइए, एमसीक्यू लगाइए, पूरा आपका क्लियर हो जाएगा। इसमें लूसेंट आपका और घटना चक्र सब कंप्लीट है। प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो भी कंप्लीट है। ठीक, और जो भी डाउट थे उनको भी हम लोग क्लियर किए हैं। बाकी और कुछ डाउट रहेगा तो कमेंट करके जरूर आप लोग इसके बारे में बताइएगा। ठीक, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। अब नेक्स्ट क्लास क्या होगी? गुप्त उत्तर काल, जिसमें हम लोग हर्षवर्धन ये सब के बारे में आराम से पढ़ेंगे। ठीक, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम लोग क्या क्या डिस्कस कर लेंगे आप लोग का चालुक्य वंश, पल्लव वंश और वर्धन वंश के बारे में। ठीक, चालुक्य वंश, वर्धन वंश और पल्लव वंश के बारे में पढ़ेंगे गुप्त उत्तर काल में। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।